स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। और वो हो उद्योग, आज वो उद्योग लगा रहे हैं और इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश में एक उद्योग सबसे बड़ा यदि 814 करोड़ का लगा है तो कोसीकला छोटी सी जगह में लगा है। ये उसका उदाहरण है कि पेप्सी को इतना बड़ा उद्योग 814 करोड़ बहुत बड़े मायने रखता है और कितनी जल्दी जिसकी बुनियाद रखी गई हो मार्च 2020 में और उसका लोकार्पण हो गया हो सितंबर के महीने में 2021 में। इतनी जल्दी 814 करोड़ का एक उद्योग यदि खड़ा हो जाए तो ये कानून व्यवस्था का उदाहरण है। ये एक नौजवानों को रोजगार देने का उदाहरण है। इस पेप्सी को फैक्ट्री से 50,000 किसान जुड़ेगा। 1.5 लाख टन आलू का चिप्स बना के ये प्रतिवर्ष तैयार करेगा। यहाँ कम से कम कई 100 ट्रक यहाँ चलेंगे। इतना बड़ा रोजगार इस क्षेत्र को मिलेगा। और जो हमारा किसान आलू फेंकने के लिए सड़क पर मजबूर होता था, आज चाहे मथुरा जिला हो, चाहे आगरा हो, चाहे आपका फिरोजाबाद हो, चाहे फरुखाबाद हो, चाहे हाथरस हो या अलीगढ़, इन 6 जिलों में आज वो स्थिति कभी नहीं आ सकती कि किसी को किसान को आलू फेंकना पड़े। इतना बड़ा रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध हुआ है। हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। 1,500 इसमें हमारी बहनें और हमारे नौजवान लड़कों को नौकरियां मिलेंगी। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कि ये बाहर हमारे उद्योग भी आए हैं। और उद्योग के अलावा किसी व्यक्ति को यदि चैन से रोटी खाने का मौका मिल जाए, चैन से सोने का मौका मिल जाए, तो इनमें ये आदरणीय योगी जी ने 4.5 साल की ये इनकी उपलब्धि है। छाता बिल का मैं आ रहा हूँ। जहाँ छाता का सवाल है, मैं यदि ये कहूँ जो मैंने आपसे कहा था कि यदि हम शिक्षा का मामला लें तो छाता एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहाँ एक नहीं 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी हैं। छाता ऐसा क्षेत्र है जहाँ कम से कम 15 डिग्री कॉलेज हैं। छाता में पॉलिटेक्निक सरकारी, छाता में कोटवन में, छाता में ITI सरकारी कामर में, मॉडर्न इंटर कॉलेज कामर, सेहाना मॉडर्न इंटर कॉलेज हैं, नवोदय विद्यालय पैगाम, ये सारे शिक्षा की तरफ से हमारे छाता क्षेत्र में ये उपलब्ध है। एक गांव भी ऐसा नहीं है छाता क्षेत्र में जो कम से कम 2 तरफ से सड़कों से न जुड़ा हो। एक भी सिंगल पूरे छाता क्षेत्र में गांव 4 तरफ से तो जुड़े हैं। एक गांव से 6-6 सड़कें तो हैं। 6-6 दिशा 4 होती है, सड़क 6 हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से न जुड़ा हो। इसके अलावा यदि हम ऊर्जा के मामले में लें तो सन 97 से 97 में एक झोंपड़ी भी बाकी ऐसी नहीं थी कि जिसमें बल्ब न जला हो। प्रत्येक नगले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मजरे में सब में विद्युतीकरण है। विद्युतीकरण की तरफ से, सड़क की तरफ से, शिक्षा की तरफ से। जहाँ कानून व्यवस्था की बात है, मैंने उदाहरण दिया कि छोटी सी जगह में केवल 814 करोड़ की फैक्ट्री इसलिए आई कि आज तक पूरे छाता क्षेत्र में जितनी भी फैक्ट्री आई सन 85 के बाद में कभी चौथ वसूली की शिकायत नहीं हुई। ये कानून व्यवस्था का उदाहरण है। इसीलिए यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का उदाहरण है। अपराध हमेशा हुए हैं। भगवान राम के ज़माने में हुए हैं, भगवान कृष्ण के ज़माने में हुए हैं, सबके ज़माने में। केवल ये देखा जाता है कि जो शासक है उसकी नीयत अपराधी को दंड देने की है या अपराधी को संरक्षण देने की है। तो हमारी सरकार आप लोगों के सामने है। हमारी सरकार का लक्ष्य पूरी तरह से अपराधी को दंड देने का है। और इसका सबूत है कि जो हमारी पार्टी के भी
कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी हमारी पार्टी का एमएलए और एमपी भी यदि रहा है और कहीं भी वो दोषी पाया गया तो उसको भी दंड दिया गया है। जहां आपने छाता शुगर फैक्ट्री की बात की, देखिए उत्तर प्रदेश में शुगर फैक्ट्रियां बेची गई, बंद की गई। सारे उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद अनेक जो बंद फैक्ट्री थी वो भी चलाई गई, जो चल रही थी उनकी क्षमता भी बढ़ाई गई। योगी जी के टाइम में ही छाता शुगर मिल चलेगी, ये 100% तय है, उसमें कहीं संदेह की आवश्यकता नहीं है। अब की कैबिनेट में भी छाता शुगर फैक्ट्री आने वाली है। दूसरे नंबर ये है कि यदि छाता क्षेत्र का विकास आदरणीय योगी जी के ध्यान में नहीं होता तो मेरे अनुरोध पर वो 814 करोड़ की फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाते, ये दूसरी भी जगह जा सकती थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ एक छाता शुगर फैक्ट्री भी चलेगी और रोजगार के लिए अन्य भी उद्योग धंधे यहाँ लगाए जाएंगे। किसानों को धान प्रिक्योरमेंट होगा इस बार? देखिए, मैं यदि ये कहूँ, आदरणीय 2007 से 12 तक की सरकार, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार, बहन जी की सरकार में 123 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया पूरे 5 साल। आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में 94 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया 5 साल। इन दोनों से ज्यादा 244 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है 4 साल में हमारी सरकार, वर्तमान सरकार। बहन जी की सरकार में 102 मैट्रिक टन धान खरीदा गया कुल। अखिलेश जी की सरकार में 121 मैट्रिक टन धान खरीदा गया कुल। और हमारी सरकार में यदि मैं ये कहूं कि एक साल में हमने 56 और 58 करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदा है, और इसलिए अब तक हमने 237 मैट्रिक टन धान खरीदा है 4 साल में। आप छाता का यदि लें तो छाता के बारे में मैं इतना कहना चाह रहा हूं केवल, ठीक, हमने जितने बड़े गांव हैं उन गांवों में भी कांटे हमने खुलवाए, हमारी जितनी क्षेत्रीय सहकारी समिति हैं उन पर सब पे कांटे खुलवाए। मथुरा जिले में जितनी कुल खरीद हुई उसमें अकेले छाता में 40% गेहूं की खरीद हुई है। जिस तरह से हमने गेहूं खरीदा है उसी तरह से छाता में और उत्तर प्रदेश में धान की खरीद हुई है। किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं हो सकती। किसान मंत्री जी रजिस्ट्रेशन करवाता है 2 महीने बाद नंबर आता है। एक मिनट सुन लें, मैं वही आप उसी पे आ रहा हूँ। पहले ये नियम बनाया गया था, ये शिकायत होती थी, एक व्यापारी किसान की जगह पे अपना अनाज बेच देता है, व्यापारी ही किसी भी व्यक्ति के हाथों भेज देता है धान और गेहूं, वो अपना बेच देता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई गई। चूंकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बहुत से किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, इसलिए अब की गेहूं की खरीद में वो रजिस्ट्रेशन ये कह दिया कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उस किसान का भी गेहूं खरीदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान की 2 गुनी आय 2024 तक करेंगे। किसान की 2 गुनी आय कब होती है? किसान की 2 गुनी आय जब होती है जब खेती पर लागत कम, पैदावार अधिक, समय पे किसान की फसल की खरीद और उसका समय पे भुगतान, ये किसान की बहबूदी का एक रास्ता है। आप ये देख लें कि किसान की लागत कम करने के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट, आदरणीय अटल जी ने 2004 में एक आयोग बनाया स्वामीनाथन का। स्वामीनाथन उस समय भारतवर्ष के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना 2004 में। 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2006 के बाद में 2014 तक उस रिपोर्ट को बक्से में बंद करके रख दिया गया। अब जब आदरणीय मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में इन जगहों पे हमारी सरकार आई, तो आदरणीय मोदी जी ने उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को निकाला और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार ही
ये तीनों कृषि कानून बनाए गए। जो आज आंदोलन का नेतृत्व गाजीपुर पे कर रहे हैं, उन्होंने इन 3 कानून बनाने के बाद स्वयं ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरे पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत और स्वामीनाथन की तपस्या पूरी हो गई इन 3 कानून के बनने के बाद। ये उन्होंने ही स्वयं कहा, आप ही लोगों ने लिखा, इसमें कोई हमारा पत्र नहीं है, कोई सरकार का पत्र नहीं है, अखबारों ने ही लिखा, ठीक है, उन्होंने ये कहा। तो मैं इतना कह सकता हूं कि जब हमारी सरकार ने ये कहा था, हमारे दल ने ये कहा था चुनाव में, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, सबसे पहला प्रस्ताव यदि हमारी उसमें कैबिनेट में हुआ तो किसानों के ऋण माफ का हुआ, जिसमें 36,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया गया। सबसे पहला प्रस्ताव मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी कहा था हम ऋण माफ करेंगे, यहां भी राजस्थान में भी कहा गया हम ऋण माफ करेंगे। उल्टे योगी जी से रिपोर्ट पूछते ही ऋण माफ होता कैसे है? योगी जी ने तो ऋण माफ करके दिखा दिया और तो किसी ने ऋण माफ करके दिखाया नहीं। तो मैं इतना बीमा सबसे इतना मैं कह सकता हूं आपसे कि जो किसान से वायदा किया गया वो किसान का वायदा पूरा किया। एक बात, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक योजना चलाई थी किसान के बीमा की। किसान ये कहा करता था कि भाई देखिए, हम व्यापारी तो हैं नहीं जो हमारा माल गोदाम में बंद हो, हम तो चौड़े में हैं, हमारा धन पड़ा रहता है, कभी भी सूखा भी पड़ जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया हिंदुस्तान के 4 राज्यों के 8 जिलों में बीमा, और उस बीमा में एक नियम ये बनाया गया, एक यदि पूरे जिले में 60% फसल नष्ट हो जाएगी तो किसानों को बीमा दिया जाएगा। जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में आ गई, उसके बाद में इस पर मंथन किया गया। पूरे जिले में कभी सूखा नहीं पड़ती, पूरे जिले में कभी अतिवृष्टि भी नहीं होती, पूरे जिले में कभी भी ओलावृष्टि भी नहीं होती। ओलावृष्टि कभी कभी एक व्यक्ति के आधे खेत में होती हुई चली जाती है ओलावृष्टि। आज उसको घटा के केवल 33% नुकसान हो, और वो भी व्यक्तिगत किसान का, गांव भी नहीं, गांव इकाई नहीं है, ब्लॉक इकाई नहीं है। यदि एक आदमी के खेत में 33% नुकसान है तो उसको बीमा दिया जाता है। और इसी की देन है एक अकेले छाता क्षेत्र में आज तक इन 4 सालों में 410 करोड़ रुपए बीमा का किसान को मिल चुका है। 410 करोड़ आज तक मिला है। ये उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। मैं इतना कहूँगा, एक किसानों की चाहे खरीद के लिए हो, चाहे किसानों के ऋण माफी का हो, और दूसरे नंबर यदि हम ये कहें, भारतवर्ष के एक प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि मैं 100 रुपये, पार्लियामेंट में भाषण दिया कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये जाके गांव में और नगर पालिका में और टाउन एरिया में लगते। आदरणीय राजीव गांधी जी ने ये भाषण कहा पार्लियामेंट। आज हिंदुस्तान के किसानों को 18,000 करोड़ रुपए जिस समय दिए जाते हैं, 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और हिंदुस्तान के किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये पहुंच जाते हैं। आज सीधा जब हम गेहूं की खरीद करते हैं 24 घंटे में भुगतान हुआ है सबके खातों में सीधा। जब हम धान की खरीद करते हैं तो 24 घंटे में सीधा उसके खाते में होता है। इसलिए भ्रष्टाचार को भी पूरी तरह से समाप्त किया गया है। गन्ना किसानों को ये 12,000 करोड़ रुपया बकाया, वो कैसे सीधा नहीं, गन्ना किसानों को 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। जो सीधे की बात कह रहे हो, सीधा और उल्टे का मतलब ये नहीं है। सीधे की बात मैंने इसलिए कहा कि जब सीधा डीबीटी के थ्रू सीधा खाते में जाता है तो कोई बीच में बेईमानी नहीं कर सकता। वो जो 5,000 करोड़ रुपए बकाया है वो उन प्राइवेट मिलों पे बकाया है जो आज इस दुनिया में नहीं है।
चौधरी अजीत सिंह ने जो शुगर फैक्ट्री खुलवाई थी, उन शुगर फैक्ट्री के मालिकों पे ही बकाया है और किसी पे बकाया नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सरकार पे 1 रुपया किसी किसान का बकाया नहीं है गन्ने का। आज उत्तर प्रदेश में जो भी प्राइवेट मिल हैं उनको इतनी तरह से खींचा गया है। और यदि आप ये कहें तो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आदरणीय अखिलेश जी के राज में 74,000 करोड़ का भुगतान किया गया गन्ने का 5 साल में, और आज हमारी सरकार ने 1,35,00,000 इसका हजार का भुगतान किया है। 135 करोड़ का भुगतान किया है। इतना बड़ा भुगतान 1,35,000 करोड़ का भुगतान किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये तो एक स्वाभाविक है कि यदि 3% कहीं बकाया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो फैक्ट्रियां जब चलेंगी जब 100% भुगतान हो जाएगा, नहीं तो उन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा। जहाँ तक किसान की आय की दोगुनी की बात कर रहे हैं आप, इसके लिए बड़ा काम किया गया है। डीएपी का रेट 1200 कर दिया गया, 5 किलो डीएपी घटा दी गई, कैसे बता होगा, कैसे आय दुगनी होगी? देखिए ऐसा है, डीएपी का रेट 2400 से 1200 भी किया गया है। सब्सिडी बढ़ा दी, सब्सिडी बढ़ा के उसको कम किया गया है। दूसरे नंबर आप, जब हमारी सरकार आई, गेहूं का भाव क्या था, क्या भाव था बेचा गेहूं 1640, और आज एक स्वाभाविक बात होती है कि जब किसी भी देश की प्रोग्रेस होती है तो थोड़े बहुत भाव सब चीज के बढ़ते हैं, एक स्वाभाविक बात। जी 9% किसानों का सिर्फ ज़्यादा है सरकारी खरीद पे, आज भी 1600 के रेट में बिक रहा है गेहूं। नहीं, देखिए यदि 9% किसानों की आप बात करेंगे तो आप ये बताइए मुझे, एक इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी खरीद के मामले पे ये बात अलग है कि किसी जगह से गेहूं ना उठा हो, उस जगह पे थोड़ा बहुत कहीं किसानों ने वो कर दिया हो। यदि ये स्थिति होती तो 91% किसान आंदोलन न करता जब गेहूं की खरीद हुई। यदि ये होता तो 91% किसान धान की खरीद पे आंदोलन न करता। ऐसा नहीं है, 9% किसान का नहीं जाता। मंत्री जी, हमारे का हमारा एक किसान था डूंगर सिंह, वो इसी कोसी मंडी में अपने 1400 कुंटल धान को लेकर के पड़ा रहा। करीब आप लोग भी थे, हमने कमेटी की थी, 47 दिन पड़ा रहा था। उसका लास्ट में जब धान बारिश हो करके खराब होने के कगार पे आ गया, 900 रुपये कुंटल में उसने होटल में ले जाके बेचा, उसकी पलाई हुई। इतना पानी था उसके धान के ऊपर कि धान नजर नहीं आ रहा था। छाता क्षेत्र में कितने किसान है मालूम है? ये एक किसान का उदाहरण दे दिया तो इससे पूरा क्षेत्र वो हो गया सबका। और किसी के आपने ये नहीं कहा है कि छाता क्षेत्र में तोला कितना है धान है, ये भी तो आप देख लेते। यदि देखिए धान का एक मानक है, यदि मानक के अनुरूप कहीं नहीं बैठता है, भाई उस धान को गेहूं उसमें चावल में परिवर्तित करके खाती तो जनता ही है। यदि खराब धान को ले लेंगे मानक के अनुरूप जो नहीं है तो फिर कौन खाएगा उसे? जनता ही तो खाएगी। इसलिए यदि एक उदाहरण मात्र आपने दिया और किसी किसान का बताओ जरा, 10-5 और बता दो। मंत्री जी आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, एमएसपी को सरकार कानूनी जामा नहीं पहना, इसमें क्या अड़चने आ रही हैं, कुछ जनता को बताइए। देखिए एमएसपी को कानूनी जामा जब कभी भी संविधान में कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि जिसमें कभी भी किसी सरकार ने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया, कभी भी नहीं। वो सरकार ही नहीं, ये सरकार विश्वास किया था आपके वादे से। एक मिनट सुन लिया ना, एक भी जगह नहीं। कोई यदि ये दिखा दे कि मोदी जी ने एक भी दिन ये कहा हो कि एमएसपी को हम संविधान के अंतर्गत लाके कानून बनाएंगे, ये कभी नहीं कहा। एमएसपी हमेशा, आप बताइए मुझे, ठीक है, जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो किसान के हितैषी बन के आंदोलन कर रहे हैं, उनके 5 साल की खरीद 94 लाख मीट्रिक टन और हमारी खरीद 244 लाख मीट्रिक टन। तो इसमें ये तो केवल एक आंदोलन का बहाना है, नहीं तो वो अपनी खरीद देख लें और हमारी खरीद देख लें, अपना भुगतान देख लें किसान को और हमारा भुगतान। उनसे 4-4 गुना 5-5 गुना हमने भुगतान किया है, 4-4 5-5 गुना उनसे खरीद की है।
मंत्री जी, आपका विभाग है कि गायों से परेशान है किसान, इन गायों की कोई व्यवस्था कोई की गई है? सरकारी कितनी गौशालाएं चल रही है हमारी? ऐसा है, हिंदुस्तान में यदि सबसे ज़्यादा गौशालाएं हैं तो वो मेरे क्षेत्र में है और मथुराई जिले में है। गायों से जो भी परेशान हो, मैं बड़े खुल के और इसको ज़रूर हाईलाइट करो, जो भी मथुरा जिले में गायों से परेशान हो वो मेरे पास आ जाए और अपनी गायों को भरला में ट्रक में सबको गौशालाओं में करवा दूंगा। कोई भी किसान कोई गाय लाता नहीं है। मेरे क्षेत्र में इतनी गौशालाएं हैं, 55,000 गायें मेरे अकेले बरसाना में हैं, मेरी माताजी गौशाला में है। कोसी कला में गौशाला, कामर में गौशाला, धमसीगा में गौशाला, आजनौक में गौशाला, नंदगाम में 2 गौशाला, तरौली में गौशाला, पैगाम में गौशाला, कोकलावन में गौशाला, एक गौशाला में कोकलावन में अकेले में 1,000 गाय हैं। इसमें सहार में गौशाला, अब रूपनगर में गौशाला बन रही है, सिहाना में गौशाला बन रही है, अकबरपुर में गौशाला है। ये 13 तो मैंने वैसे ही गिना दी आपको, लेकिन उससे ज्यादा रोड पे घूम रही है। गौशाला लेने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने कह दिया ना, कोई आवे तो हमारे पास। जब वहाँ कोई लेके जाता है तो वो तुरंत मना करते हैं, बोले यहाँ से नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको खुद में प्रत्यक्ष में मेरे पास गाय में देने। अच्छा ये बताइए कितनी गाय लाओगे, कब लाओगे? आज ले आओ, कल ले आओ, मैं भिजवाऊँ। मैं भिजवाऊँ ना। ठीक है, आपसे संपर्क किया जाए। देखिए एक बात सुनिए, गाय हमारी संस्कृति है। गाय गंगा गीता भारतवर्ष की संस्कृति है। हमारी माता बहनें पहली रोटी तवे पे डालती थी, वो गाय की होती थी। आज बीच में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे हमारी संस्कृति को लोग भूलते चले गए। गाय आज वो अनुसंधान हुए हैं हमारी सरकार में, जो एक गाय 30 एकड़ की खेती कर रही है। अब दिक्कत क्या है, आज विदेशों में पेस्टिसाइड को और इन खादों को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती पे वो आ रहे हैं। जिस दिन हमारे लोग, एक उदाहरण आप मुझे ये बता दो, भगवान कृष्ण के बाद में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 1 लाख कम से कम राजा महाराजा हुए होंगे। हिंदुस्तान में शासक हुए होंगे 1 लाख। किसी राजा ने कभी भी, किसी शासक ने कभी भी गौशालाएं बनाई हैं राज्य में अपने में? किसी शासक ने कभी सरकारी खर्चे पे गायें रखी हैं? आदरणीय योगी जी अकेले व्यक्ति हैं हिंदुस्तान में भगवान श्री कृष्ण के बाद कि आज 6 लाख गाय का खर्चा सरकार देती है, 900 रुपये महीने प्रति गाय। आज हमारी लगभग 160 बृहद गौ संरक्षण केंद्र हैं, जिनमें 200 से लेके 500, 600 तक गाय हैं। आज हमारे 5,000 वो गौशालाएं हैं जो चेयरमैन और प्रधान और ये इन लोगों ने बनाई हैं, उनको सबको पैसा सरकार देती है। आज हमारी 540 वो गौशालाएं हैं, जैसे माताजी गौशाला है या वहाँ वृंदावन में गौशालाएं हैं, जिनको हम प्रति वर्ष, किसी वर्ष 40 करोड़, किसी वर्ष 50 करोड़, किसी वर्ष 60 करोड़ रुपया उन गौशालाओं को, माताजी गौशालाओं को 19 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। इसी तरह से वृंदावन की गौशालाओं को, एक गौशाला को अब तक हम 6-6, 7-7 करोड़ रुपए दे चुके हैं। ये पहली सरकार है भाई जो गाय गंगा और गीता की वो कर रही है, सेवा कर रही है। अब ये तो, और ये सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें समाज के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोसी नंदगाम बरसाना गोवर्धन रोड की बताने दीजिए, कब तक ये काम शुरू होगा? इसके लिए 241 करोड़ रुपए कैबिनेट से दे दिए गए। जैसे ही वर्षा बंद होगी तत्काल काम शुरू हो जाएगा। मंत्री, सरकारी गौशाला कितनी है पूरी गौशाला जिले में, मथुरा में, जो सरकार के द्वारा